दोस्तों नमस्कार, जय भीम। जारी है हमारे अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच की ओर से तीखे सवाल। और आज हमारे साथ में है अमरावती शहर ही नहीं, अमरावती ज़िले के भी जाने माने एडवोकेट दीपक सरदार जी। दीपक सरदार जी हमारे बहुत ही पास के मित्र कहना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शन लेने के लिए हम हमेशा उनके साथ कोर्ट में जाते हैं। लेकिन दलित मूवमेंट में एक उनका अलग ही नाम है। अमरावती ज़िले में जहाँ कहीं भी दलित समाज पर, एसटी समाज पर कुछ भी आंदोलन, कुछ भी अन्याय हो, अत्याचार हो, तो सबसे पहले स्टेटमैन दीपक सरदार इनका ही आता है। और सबसे पहले वो भी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ भी अत्याचार हो। तो उन अत्याचारों के विरोध में पहली आवाज़ अमरावती में जब गूंजती है तो उसे दीपक सरदार कहते हैं, एडवोकेट दीपक सरदार कहते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे इस विचार मंच के प्लेटफॉर्म पर। तो दीपक जी, अमरावती लोकसभा जो अभी हवाएं चल रही है, जो अभी माहौल बन रहा है, और माहौल ऐसा बन रहा है कि एक समय दलित समाज जिस कांग्रेस का कट्टर विरोधी था जहर के रूप में, आज वही दलित समाज उस कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाने के लिए हर जगह पर रैलियां आयोजित कर रही है, सभा आयोजित कर रही है, सम्मेलन ले रही है, लोगों से एक दूसरे के साथ अपने जेब से पैसा खर्चा करते हैं। जो बलनभाव वानखड़े का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा क्या किया बलनभाव वानखड़े ने जो उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा? सर्वप्रथम क्रांतिकारी जेबी मित्रों, 1996 में यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 4 सांसद चुने गए। रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता बलवंत वानखड़े। बलवंत वानखड़े ने 2 बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से दरियापुर चुनाव भी लड़ा था। तो वो चुनाव में वो 2 नंबर पे रहे। कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ पर 3रे नंबर पे गया। यहाँ पर दलित चळवळी में उनका नाम है बलवंत वानखड़े, और वो भी दादा साहब के कार्यकर्ता थे। और वो दादा साहब के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड अपन बोल सकते हो। उनके जो मामा है देजा वाकपंजार साहब के पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में अगर बोला जाए तो पहला अधिकार बलवंत वानखड़े का ही आता है। इसीलिए 1996 से लेके अभी तक के अमरावती जिले में अनुसूचित जाति का 4 बार इलेक्शन हुआ। 20 साल से ये सीट रिजर्व है, अभी तक के चुन के नहीं आई। इसीलिए कांग्रेस ने वही घेरा और उनको कांग्रेस की टिकट दे दी। बलवंत वानखड़े जमीन पर का एक कार्यकर्ता है, और बलवंत वानखड़े के लिए ये सोच हमेशा रिपब्लिकन की थी, हमेशा रिपब्लिकन की रहेगी। इसीलिए कार्यकर्ता सब उनके पास में, उनके साथ में खांदे से कंधा लगा के हर एक गांव में उनका एक माहौल बन रहा है, और वो चुन के आ सकते हैं। दीपक जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, बलवंतभाव वानखड़े जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व, जमीन से निकले हुए ऐसे पेड़ है जिनकी छत्रछाया में दलित समाज यहाँ विकास कर सकते हैं। लेकिन उस विकास को रोकने के लिए, उस छत्रछाया को गिराने के लिए एक ऐसे घराने का नाम सामने आया अमरावती लोकसभा में, जो मुंबई में रहते हैं और अमरावती में अपनी दावेदारी ठोकी है बलवंतभाव वानखड़े के अगेंस्ट में। ये आपको कहाँ तक उचित लगता है कि एक अम्बेडकर नाम, एक अम्बेडकर ब्रांड बलवंतभाव के सामने आह्वान प्रस्तुत करे? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि अम्बेडकर किसी के सामने आह्वान प्रस्तुत नहीं करते हैं, अम्बेडकर के सामने ही आह्वान प्रस्तुत किया जा सकता है। अम्बेडकर को हराने के लिए लोग चाहते हैं, लेकिन आज परिस्थिति अमरावती लोकसभा में ऐसी आई है कि बलवंतभाव जैसे व्यक्तिमतों को या बलवंतभाव जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए अम्बेडकर घराने से कोई व्यक्ति यहाँ पर आया। इसे आप कितना जायज या उचित समझते हैं? ऐसा है सर कि आनंदराज जी आंबेडकर का हम सम्मान करते हैं। आनंदराज जी आंबेडकर मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई की सीट भी रिजर्व है। बाबा साहेब आंबेडकर ने हमेशा रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ पहला एजिटेशन था बाबा साहेब आंबेडकर। हम ये मानते हैं कि आनंदराज जी आंबेडकर अगर चुनाव लड़ना चाहते थे तो उन्होंने मुंबई में लड़ना चाहिए थी, या ओपन में रिजर्वेशन के खिलाफ आनंदराज जी आंबेडकर ने
ओपन में रिजर्वेशन लड़ना चाहिए था। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि रिपब्लिकन सेना उनकी पार्टी है, बाला साहब की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। ये वंचित बहुजन आघाड़ी वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र में सीटा लड़ाना चाहती है और रिपब्लिकन सेना भी सीटा लड़ाना चाहती है। मैं ये जानता हूँ कि महाराष्ट्र में खाली एक ही सीट रिपब्लिकन सेना ने लड़ी है, वो भी अमरावती। अमरावती की सीट लड़ने से पहले उन्होंने, जब लास्ट दिन था फॉर्म भरने का, उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था कि मैं अमरावती की सीट लड़ना नहीं चाहता। जिन लोगों ने उनको यहाँ पर लाए वो शियाले सर, बर्डे सर और दुधे सर, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। मगर जब रिपब्लिकन पार्टी या वंचित बहुजन आघाड़ी के वो कार्यकर्ता बताते हैं, तो जब मैं विधानसभा में खड़ा था उस टाइम बर्डे, शियाले जी और दुधे जी कांग्रेस के पास में बैठे गए। कांग्रेस के पास में बैठने के बाद में वो देखा गया कि एंटी सोशल मूवमेंट वो चलाते हैं और उनको यहाँ पर उन्होंने लाया है। मेरा ये स्पष्ट कहना है, यहाँ पर बलि का बकरा आनंदराज अंबेडकर को ये तीनों लोग बनाना चाहते हैं। समाज एक परिवर्तनशील है, समाज में एक ज्ञात है और समाज में एक परिवर्तनशील की जालूसी पैदा हुई है। इसलिए वो जानते हैं कि अमरावती की सीट रिजर्व होने के बावजूद यहाँ पर नवनीत राणा नहीं चुन के आने को होना, इसलिए समाज पूरा का पूरा बलवंत के भाव के साथ में है। वो कांग्रेस के साथ में नहीं है, वो बलवंत भाव के साथ में। दीपक जी, बहुत बढ़िया आपने विश्लेषण किया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि दलित समाज इतना भावनिक हो जाता है जब अंबेडकर का नाम सुना जाता है। अभी आप देखिए ना, आनंदराज अंबेडकर जी ने जिस दिन फॉर्म भरा उसी दिन बाला साहब अंबेडकर की पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट को अमरावती में डिक्लेयर किया, प्राजक्ता पिलेवान के ऊपर। पिलेवान जैसी नौसिखिया उम्मीदवार अपने सगे भाई के विरोध में खड़े करना, उसके बाद में आनंदराज अंबेडकर का पत्रव्यवहार का कुछ भी रिप्लाई न देना, और आखिरी समय में आनंदराज जी ने यहाँ से कहा कि अब मैं यहाँ से लड़ने वाला नहीं हूँ, पीछे हट लिया उन्होंने और बाकायदा पत्र जाहिर किया कि वंचित बहुजन आघाड़ी का मुझे समर्थन नहीं मिला और इनके खोटे जो वक्तव्य है इसके विरोध में मैं अब यहाँ से पीछे हट लेता हूँ और मुंबई वापस चला जाता हूँ। लेकिन क्या हुआ दीपक जी कि वो मुंबई गए, मुंबई में 2 दिन मीटिंग हुई, क्या हुआ कुछ पता नहीं। उसके बाद में वंचित के समर्थन के साथ में फिर से आनंदराज जी यहाँ पर आ गए। अमरावती ही क्यों? अमरावती क्यों? क्योंकि कर्नाटक की सीट कांग्रेस की ओर से उनको ऑफर की गई थी। उत्तर पश्चिम मुंबई बाबा साहब की परंपरागत सीट थी, वो भी ऑफर की गई थी। लेकिन आनंदराज जी ने उन दोनों ही सीटों को ना कहा और अमरावती का चुनाव शरद पवार के द्वारा किया, महाविकास आघाड़ी के, लेकिन वो सीट कांग्रेस हो चुकी। मेरा कहना यह है कि आनंदराज, प्रकाश आंबेडकर ये जो महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये दलित मूवमेंट के विरोध में जा रहे हैं? क्योंकि मुंबई छोड़ के, कर्नाटक छोड़ के, यहाँ फिर अपने परंपरागत सीट को छोड़ के अमरावती में ही लड़ना, और यहाँ लड़ने का उनका मानस ऐसा समझ में आता है, समाज मन में ऐसा चालू है कि नवनीत राणा को सीधे तौर पर समर्थन देना है या बी टीम के रूप में काम करना है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का आना 2018 में हुआ, जहां पर पूना में एक आंदोलन चला गया। वो आंदोलन में हमारे बौद्ध समाज के लोगों को जहां पर मारा गया, उसी 1 तारीख भीमा कोरेगांव से बाला साहब अम्बेडकर ने 3 तारीख को आंदोलन चला गया। वहाँ से बाला साहब अम्बेडकर का पूरा महाराष्ट्र में अस्तित्व निर्माण हुआ। उस टाइम न तो केवल बाला साहब अम्बेडकर रास्ते पे थे, उस टाइम पूरा का पूरा समाज रास्ते पे था। वो समाज रास्ते पे होने के बावजूद बाला साहब ने वहाँ पर पॉलिटिक्स चालू कर दी। मेरा यही कहना है, अभी पूरे महाराष्ट्र में या देश में देखा जाए,
संविधान के खिलाफ में ये लड़ाई है। संविधान को पहले अपनी एक शक्ति अपने को बनाना है, संविधान पहले अपने को बचाना है। इसके बावजूद अपन ये सोचते हैं कि संविधान अगर अपने को बचाना है तो एंटी पॉलिटिक्स अपने को करना ही नहीं है। बीजेपी के खिलाफ जो चुन के आते हैं उनको समर्थन देना, ये बहुजनवादी अम्बेडकरवादी संबंध पूरे देश में चल रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी वो बातें से न जाते हुए मुझे अमरावती की सीट वो कांग्रेस की है या किसकी है ये मैं नहीं सोचता। यहाँ पर चुन के आने वाली वो सीट है, वो सीट को अपने को चुन के लाना है। जब तक कि वो संसद में चले गए तो संविधान बचा रहेगा। जी जी दीपक जी, संविधान से एक मुझे ध्यान में आ गया है, अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार जो नारा लगा रही थी, अब की बार 370 का, अब की बार 470। ये 370 जो धारा है, एडवोकेट है, जाहिर है आपको ज़्यादा पता है। 370 का मतलब कश्मीर के मामलों से जोड़ा गया है। 370 मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर मामलों के ही मंत्री थे आरएसएस की ओर से, कांग्रेस में उस समय 1950 के लगभग, वो 370 हटाने का जो दायित्व इन्होंने निभाया मोदी सरकार के बोलने के साथ, वो 370 अभी इसलिए बोल रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अगले साल 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं उनके जन्म शताब्दी के रूप में, उसको ट्रिब्यूट करने के लिए 370 बोल रहे हैं। क्या 370 का संवैधानिक तर्क सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? क्या 370 अगर बीजेपी की आती है अब की बार तो संविधान बनना जा सकता है? बीजेपी की जो पॉलिसी है वो एंटी सोशल है। वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है, वो माइनॉरिटी के खिलाफ बोलती है। जहाँ पर अपने को ये लगता है कि हर साल 2 लाख नौकरियां देंगी, ऐसा उन्होंने वादा किया था। 2 करोड़ की नौकरियां हर साल देंगे ये वादा किया था। अभी तक के प्राइवेटाइजेशन में पूरा नौकरी पूरी की पूरी ये हमारे नौजवानों की नौकरियां खत्म हो गई है। ये पहला प्रस्ताव बीजेपी ने यहाँ पर संसद में रखा था। प्राइवेटाइजेशन जैसा जैसा हुआ वैसे वैसे हमारे नौजवान की नौकरियां छूटी गई। दूसरी बात ये कि बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाना इसलिए चाहती है कि एंटी बाबा साहब के खिलाफ वो किसी को तो भी लाना चाहती है। इसलिए बाबा साहब का जो संविधान है उनको निस्तानाबूद करना है, हम उसके अगेंस्ट में। दीपक जी, एक्चुअल ऐसा 370 जो है, 370 लोकसभा सीट चुनने के बाद क्या होता है, संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। 370 मतलब 543 में 2/3 बहुमत, अभी 272 2/3 बहुमत नहीं हुआ, 370 होगा। 370 होते से ही वो किसी भी अनुसूची में बदल कर सकते हैं संसद को, और उसे सुप्रीम कोर्ट को भी फॉलो करना पड़ता ही है, उन्हें पीछे जाना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ता। लेकिन 370 आने के बाद क्या वाकई में संविधान बदला जाएगा? क्योंकि इनका तो मानस है ना 1925 से 100 साल लगभग पूरे होने को आ रहे हैं, और 370 और वो मनुस्मृति लागू करना उनके पास में बाकायदा ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्ट तैयार है मनुस्मृति का। 370 आते से ही संविधान बदल जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तो ऐसे में जो इस देश में लड़ाई लड़ रही है, जाहिर तौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी या कांग्रेस से संबंधित इंडिया आघाड़ी, उसमें हमारे दलित समाज का क्या योगदान होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा है कि सर्वप्रथम अपने को संविधान बचाना है। बीजेपी में 370 या 400 के पार जो नारा चल रहा है, पूरे देश में अगर देखा जाए, पूरे देश में एंटी बीजेपी का वातावरण तैयार है। मैं ये सोचता हूँ कि अभी लड़ाई है संविधान के खिलाफ की और संविधान को बचाने की है। 370 का नारा उन्होंने देना या 400 का नारा उन्होंने देना, अभी फिलहाल की लड़ाई मैं ये समझता हूँ ये जन आंदोलन हो रहा है। जी, जन आंदोलन होने से ये घटना अपने को जो पूरे देश में दिख रही है, यहाँ पर बीजेपी संविधान को तो छोड़ दो, 370 को भी छोड़ दो और 400 भी छोड़ दो, 150 के ऊपर नहीं जा सकते। दीपक जी, 150 राहुल गांधी ने कल ही कहा, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 150 के ऊपर बीजेपी जाने वाली नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा था 180 शायद आ जाए 4-5 दिन पहले, लेकिन कल उन्होंने फिक्स कर बता दिया टाइम को 150 के ऊपर शायद ही जाएगी। सवाल 150 या 160 180 का नहीं, सवाल ये है कि संसद में दलित समाज के जो प्रतिनिधि है, जो समाज की आवाज़ वहाँ संसद में उठाते हैं, तो दलित समाज के प्रतिनिधि सही ढंग से वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे, उसमें अड़ंगा लगाने का कार्य नहीं है। आपके विचार से ऐसी कौन सी पार्टी है जो दलित समाज को रोकना चाहती है? यहाँ पर 1957 से लेके कांग्रेस को विरोध करने वाली अगर पार्टी है तो वो रिपब्लिकन पार्टी ही थी 1967 तक की। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद अगर वहाँ पर चुन के जाते थे तो संसद में एक बात बनती थी। अरुण शौरी का पुस्तक जो तुमने देखा होगा कि दादा साहब ने टना टना फाड़ के वहाँ पर उसके मुंह पे फेंक दिया था। ये तब से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत कम हुई। 1996 में वो प्रयोग हुआ था, 4 सांसद वहाँ पर चुन के गए थे। उसके बाद में यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का एक भी सांसद चुन के नहीं गया। रही बात दूसरे पक्ष की, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहाँ पर उनको चुन के लाने वाला जो आदमी है वो खड़ा रहे या बैठा रहे, वो पॉलिसी बीजेपी की है, वो पॉलिसी बीजेपी के साथ में वो करने वाले हैं। जो जिनको बीजेपी ने चुन के दिया, वो चुन के आने वाला आदमी वो दलितों की बात नहीं सुनता, वो बहुजनों की बात नहीं सुनता, वो पार्टी की बात सुनता है। इसीलिए यहाँ पर जो चुन के देना है अपने को, दलितों की बात कहे संसद में, बहुजनों की बात कहे, उनको हमको चुन के लाना है। दीपक जी, जाहिर आप आरपीआई गवीगढ़ से जुड़े हैं। दादा साहब गवई का बल है, महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर साहब, रामदास आठवले जी, जोगेंद्र पवार, ये 4 जो नेता हैं, दलित लीडरशिप में इनका सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इवन आयोगी से भी बड़े नाम हैं। लेकिन आपने देखा है कि दादा साहब गवई का पूरा जीवन कांग्रेस के सहयोग से, कांग्रेस को सहयोग देते हुए वो बीता है। जबकि जो तीसरे 3 नेता हैं, कवाड़े साहब, आठवले साहब और आंबेडकर साहब, इन्होंने दादा साहब के अगेंस्ट में जाकर कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। कुछ ऐसी बात है, या दादा साहब कांग्रेस के साथ में ही रहना चाहते थे, कुछ ऐसी बात है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन चारों को एक करने की कोशिश न इन चारों ने खुद की, या ना इन चारों के जो अनुयायी है दलित समाज, उन्होंने की। मुझे ये पूछना है आपसे, दादा साहब गवई का दलित समाज में कितना प्रभाव है या कितना प्रभाव था, प्लस वो जो 3 बाकी है दादा साहब के इतर, उन पर दादा साहब का कितना प्रभाव पड़ा, या इन तीनों का प्रभाव दादा साहब पर कितना पड़ा। सवाल बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, कंफ्यूजन करने वाला है। 3 सवाल है। दादा साहब का प्रभाव कवाड़े, आठवले और रामदास आठवले, बाबा साहब अम्बेडकर, कवाड़े साहब, उन तीनों का प्रभाव दादा साहब पर, और इन चारों का एक मिला जुला असर दलित समाज पर। इन तीनों की वजह से दलित समाज का पतन हुआ है, प्रगति हुई है, या दलित समाज का भविष्य है? मुझे ये आपसे जानना है। 1957 के बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने जो लिखी थी, वो घटना के तहत रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ। पहला प्रश्न ये है, तुमने जो पूछा कि दादा साहब ने कांग्रेस का साथ ही दिया, वो गलत है, मैं इनको गलत मानता हूँ। दादा साहब गवई ने अमरावती में 3 सांसद चुने थे, आपको पता होगा। बटनेरा में केपी श्रृंगारे नाम का आदमी आमदार चुना था, वो चुन के आया था। दूसरा सांगलुत्तर दरियापुर का आदमी चुन के आया था रिपब्लिकन पार्टी में। तीसरा हर्षवर्धन देशमुख बोरुट का जो है, उसके जो पिताजी है, वो पिताजी भी रिपब्लिकन पार्टी के विधानसभा सांसद, विधानसभा के सदस्य थे। ये दादा साहब ने खुद उनको चुन के लाया था। रही बात दादा साहब गवई की कांग्रेस के
साथ में रहने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादा साहब के जो गुरु है गायकवाड़ साहब, दादा साहब गायकवाड़। दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब गायकवाड़ ने उनको मेरा चला कहा था, दादा साहब गवई को। दादा साहब गायकवाड़ ने उस टाइम, दादा साहब गवई ने राज्यसभा में अपना वोट नहीं है राज्यसभा में, तो भी उनको चुन के लाने की चुनौती दादा साहब गवई ने की थी उस टाइम। गवई साहब ने उनको ये बोला कि दादा साहब तुम खड़े रहो राज्यसभा में, राज्यसभा में खड़े रहो, ऐसा दादा साहब गायकवाड़ को कहा था। दादा साहब बोले मैं कैसा खड़ा रहूं, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार मेरे खिलाफ अगर खड़ा रहता है तो भी मैं चुन के कैसा आ सकता। ये पहला प्रश्न दादा साहब गायकवाड़ ने दादा साहब गवई को पूछा। दादा साहब ने बहुत ही प्यारे ढंग से उनको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में उनको ये लगा कि मैं अभी गिर गया हूँ। मुंबई से लेके नासिक तक के वो चले गए, उनको ये लगा मैं गिरा हूँ, कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। वो भी दादा साहब की हिमायत देखो, दादा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को चुन के लाया और नासिक में जाने के बाद में ट्रेन रुकवा दी और बोला कि तुम्हारा सांसद पार्लियामेंट में राज्यसभा में कुछ चुन के आए हो। ये गवई साहब का बोला है। गवई साहब ने उस टाइम जो कांग्रेस के साथ में अलायंस करते समाज का सर्वप्रथम संरक्षण किया। महाराष्ट्र में तुमने देखा होगा अनेक आंदोलन हुए, उस टाइम दादा साहब गवई ने खुद होके सब आंदोलन को शांत करते हुए अनेकों को रोजगार भी दिया। अमरावती का भी उदाहरण है। रही बात चारों की, तो दादा साहब की ये भी हिमायत थी। 1996 में चारों के चारों खासदार दादा साहब ने चुन के लाए, वो भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। दीपक जी, आपके इस जवाब से तो मैं थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि 1989 में, 1996 में नहीं है, 1989 में शरद पवार के पद पर, कांग्रेस के पद पर इन चारों ही उम्मीदवारों को कांग्रेस के समर्थन से जिताया। 1996 में, 1996 में जो 13 दिन और 13 महीने की सरकार चली, उसके बाद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अभी आते हैं फिर से हम लोग देख सकते हैं। नवनीत राणा, दिनेश मिश्रा, अनुराज आंबेडकर, कोलंबो वाला मुख्य फाइट जनरली नवनीत राणा जी बदन के बीच में, लेकिन आनंदराज जी आंबेडकर का स्थान कहाँ रहेगा, तीसरा या चौथा? आनंदराज आंबेडकर को 20,000 के ऊपर वोट नहीं मिलने वाले। दूसरी बात ये कि यहाँ पर नवनीत राणा का भी डिपॉजिट गोल होगा। यहाँ पर बलवंत वो 2 लाख से आगे से चुन के आएंगे। इसका मतलब सेकंड नंबर पर दिनेश बुद्धि आएगा, हो सकता है, थर्ड पर नवनीत राणा, हो सकता है। फोर्थ पर आनंदराज। क्या आपको नहीं लगता फोर्थ पर अगर आनंदराज आंबेडकर का स्थान आता है लोकसभा जैसे क्षेत्र में, तो उन्होंने तो लड़ना ही नहीं चाहिए था अमरावती में? पहली उनकी नीति सही थी, मगर अमरावती के शियाले सर, दुदे सर, बर्डे सर ने जो उनको वापस बुलाया, वहाँ पे गलती हुई। और यहाँ पर जो रिजर्व सीट है वो उन्होंने लड़नी नहीं चाहिए थी, हमारा ये कहना है। उन्होंने ओपन में सीट लड़नी चाहिए थी, या महाराष्ट्र में हो या कहीं पर भी। ओपन में कैसा है, मैं जिला परिषद और विधानसभा क्षेत्र में ओपन से लड़ा हूँ। ओपन का पॉलिटिक्स मुझे अच्छी तरह से समझता है। ओपन में बौद्ध समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग एक हो सकते हैं, मगर रिजर्व में नहीं। दीपक जी, नवनीत राणा की धनशक्ति, ग्लैमर, पैसा, किराना, वाटर, इन चीज़ों का मुकाबला बलवंत भाऊ वानखड़े कैसे करेंगे, आप क्या सोचते हैं? ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन में धनशक्ति नहीं चलती, यहाँ पर जनशक्ति चलती है, इसीलिए जनशक्ति हमेशा जीतेगी। दीपक जी, आखिरी सवाल, राजेंद्र गवई जी का समर्थन बलवंत भाऊ को तो शायद नहीं है, क्योंकि हिम्मत और बोले जिला देश के ऊपर आपने उनको समर्थन दिया। आपका अगला जो भविष्य होगा, जो आगे का भविष्य है, विधानसभा है, जिला परिषद से वगैरह है, राजेंद्र गवई जी के साथ में आपके संबंध
का आपको डर नहीं लगा जो आज आपने समर्थन वलन भाव वानखड़े? मुझे पहले, मैं एक सुशिक्षित हूँ, मेरे नेता गवई साहब है, मैं मानता हूँ। गवई साहब को मैंने खुद होके बोला था कि साहब आप लड़ो मत, यहाँ पर अगर आप लड़े तो यहाँ पर वोट मिलने वाले नहीं है रिजर्व सीट। अगर महाविकास आघाड़ी की सीट मिलती है तो आपको खड़े रहना चाहिए। गवई साहब ने मेरी बात मानी, गवई साहब ने फॉर्म विड्रॉल दे दिया। रही बात हिम्मत ढोले जी की, वो हमारे जिलाध्यक्ष है, मगर वो अभी ये इलेक्शन में अपक्ष खड़े हैं, इसलिए हमारे पार्टी का कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं है। इसलिए ये हमारे सब जो वोट है वो बलवंत भाऊ एक आदमी के तौर से उनको जाएंगे। दीपक जी, एक आखिरी सवाल। पांडरी गांव अंजनगांव सुरजी तहसील के जो छोटा सा गांव पांडरी गांव, जहाँ 4000 दलित समुदाय के लोग रहते हैं और 8000 लोग अदर समाज, वहाँ एक विवाद हुआ। उस विवाद में आपने भी बहुत समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। लेकिन जनरली उसके कुछ दिनों के बाद में जैसे ही चुनाव की घंटियाँ बजी, तारीख डिक्लेयर हो गई, फॉर्म भरने की प्रोसेस वगैरह हो गई, लेकिन उस गांव में जानबूझकर वलन भाव वानखड़े का नाम बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इसमें क्या छक्के पर आता है, आप क्या सोचते हैं? ये यहाँ पर बीजेपी का हाथ है, नवनीत राणा का हाथ है। 6 तारीख को पूरा समाज वहाँ का एक बाहर निकले। भाई उनको ये लगता था कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो वहाँ पर एक कमान बैठी थी, बिठाई गई थी, वो 2020 का ठराव, 2024 का ठराव ग्राम पंचायत ने दिया था। 6 तारीख को, उसके पहले की मैं अगर आपको हिस्ट्री बताऊं तो पांडरी गांव में 2020 का और 2024 का जो ठराव था ग्राम पंचायत ने लिया था, तो वो ठराव होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत बाबा साहब अम्बेडकर की कमान बिठाने वाले नहीं थे। इसलिए मैंने खुद होके उनको वो गांव में गया था और उनको ये बोला था कि वहाँ पर कमान बिठाओ कर। कमान मेरे सामने बिठाई। उसके बाद में ग्राम पंचायत ने 1957 का महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट सेक्शन 53 के तहत उन्होंने वो निकालने की कोशिश की। 700 पुलिस वाले वहाँ पर फोर्स तैयार था। मैं खुद जाके वहाँ पर गया तो उनको ये बोला कि अगर 2 ठराव हमारे पास में है तो तुम वहाँ पर ये बाबा साहब का जो कमान है वो उठा नहीं सकते। कलेक्टर को भी मैंने बोला, वहाँ से 700 पुलिस मैंने वापस भेज दी। उसके बाद में ग्राम पंचायत को ये लगा कि वो दो ठराव है वो रद्द करना चाहिए। उन्होंने ठराव रद्द करने की प्रोसीडिंग चालू की और 6 तारीख को वो ठराव रद्द करने वाले थे। मैं 5 तारीख को कलेक्टर को जाको मिला और उनको कलेक्टर को ये बोला, अगर वहाँ पर अगर ठराव रद्द होता है तो पहला वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, किसी की तो भी जान जाएगी, इसीलिए वहाँ पर आप 144 धारा लगा दो। उन्होंने मेरे एक शब्द से 144 की धारा लगाई और वहाँ पर 144 की धारा लगाने के बावजूद मेरा समाज मुझे न पूछते हुए वो बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तभी मैं पहला फोन मेरा कलेक्टर के पीए को था, राहटे करके, उनको ये बोला कि मुझे कलेक्टर साहब को मिलना है। उन्होंने 11 बजे का मुझे टाइम दे दिया। एसडीओ साहब अपने भटकर साहब है, उन्होंने फोन करके मुझे बोला कि वकील साहब तुम आ जाओ, कलेक्टर के साथ में तुम्हारी बैठक है करके। उसके बावजूद मैंने दूसरा फोन बड़वंत भाऊ को किया। बड़वंत भाऊ, मैं, एसपी और कलेक्टर, वहाँ पर 4 लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई अभी क्या करना है। मैंने उनको ये बोला कि 39 के बावजूद सरपंच और उप सरपंच को 2020 और 2024 का ठराव वो अमलबजावनी नहीं कर रहे, इसको हटा दो, इसको निलंबित कर दो। तो 39 1-2 का जो कलम है उसकी नोटिस भेज दो। उन्होंने उसी टाइम उनको नोटिस भेज दिए। ठराव रद्द तो नहीं हुआ था, स्टेटस को भी हमने ले लिया उसी टाइम। मैंने ये बोला कि उनको स्टे दे दो, स्टे दे दिया। और ये होने के बाद में उसी दिन 6 तारीख को वहाँ पर अचलपुर में एट्रोसिटी का गुना उनके खिलाफ जो दाखिल था,
उसकी हियरिंग थी, इसलिए मैं वहाँ पर अचलपुर में गया और कलेक्टर को मैंने ये बोला कि ये सब जनता है, उसको मैं वापस लाऊंगा। उसके बाद में बलवंत भाऊ के साथ में हमारी बैठक हुई, सभी अम्बेडकरी बहुजन समाज हमारा वहाँ पर था। हमने गाड़ियाँ भर के वहाँ से, पुलिस प्रशासन ने भी हमको साथ दिया, कलेक्टर ने भी साथ दिया और रात के 2 बजे गाड़ियाँ भी हमने जो गांव से लाई थी वो गांव को भेज दिए थे। मगर दूसरे गांव वाले ने पॉलिटिक्स वापर किया, बीजेपी ने भी पॉलिटिक्स किया। वो 6 किलोमीटर जाने वाली गाड़ियाँ 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ वहाँ से वापस आई। मैंने उसी टाइम उनको बोला था, अगर तुम अमरावती में आओगे तो ये दंगा होगा और हमारा भविष्य खराब होगा, ये मैंने उनको बोला था। अगर उस दिन अगर वो सुनते थे तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपत नहीं आती थी। तो दूसरी बात रही बलवंत भाऊ की, बलवंत भाऊ पहले ही दिन मैं बलवंत भाऊ के साथ में था, वो भी मेरे साथ में थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, उसके बाद में बच्चों को भी आया था। हम सब साथ में होने के बाद में ये प्रश्न का हल करने के लिए सोचा था, मगर अनेक लोगों ने बीजेपी के लोगों को बताया। जाते जाते दीपक जी, बलवंत भाऊ के लिए, उनके लोकसभा उम्मीदवारी और उनकी विजय के लिए आपकी ओर से शुभेच्छा। बिल्कुल, बलवंत भाऊ एक जमीन पर चलने वाला आदमी है। बलवंत भाऊ रिपब्लिकन कार्यकर्ता के रूप में था, दादा साहब के साथ में चलने वाला आदमी है। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि वो आंदोलन में होते रहते हुए वो उनकी जीत 2 लाख से ज्यादा वोटों से होगी। बहुत धन्यवाद।